हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं हूँ प्रीति और आज हम बात करने वाले हैं एक चाइनीज साईफाई थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है रिसेट। ये फिल्म 2017 में रिलीज हुई थी। दिस फिल्म इज डायरेक्टेड बाय चैंग एंड प्रोड्यूस्ड बाय जैकी चैन। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 5.3 आउट ऑफ 10 और 82% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। दोस्तों, ये कहानी है एक माँ की, जिया की। वो एक सिंगल मदर होने के साथ साथ एक साइंटिस्ट भी है और वो रिसर्च कर रही है टाइम ट्रैवल के ऊपर। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो लोग अभी तक अनसक्सेसफुल है। इसी बीच एक आदमी जिया के बेटे डोडो को किडनैप करके उसका खून कर देता है। अपने बेटे को वापस पाने के लिए जिया इसी प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करती है जो अभी तक तैयार ही नहीं था। इसका अंजाम क्या होता है? जिया पैरेलल यूनिवर्स में आखिरकार पहुंच पाती है या नहीं? अगर पाती है तो उसका साइड इफेक्ट्स क्या होता है? और जिया अपने बेटे को बचा पाती है या नहीं? यही है इस फिल्म की कहानी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस एक्सप्लेनेशन को और बात करते हैं इस इन्वेंटेड एक्सपेरिमेंट के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स के बारे में। फिल्म शुरू होती है एक क्राइम स्पॉट को दिखाते हुए। हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जहां चारों तरफ आग जल रही थी। बहुत सारे लोग आपस में ही लड़ रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे। बाद में हमें पता चलता है ये असल में एक अमेरिकन लैब है, IPT लैब, जहां पर साइंटिस्ट टाइम ट्रैवल के ऊपर काम कर रहे थे। पार्शियल सक्सेस मिलने के साथ साथ उन लोगों ने ह्यूमन सब्जेक्ट्स पर ही एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया और यही थी उनकी गलती। एक्सपेरिमेंट कंप्लीटली फेल हो गया और सारे टाइमलाइन से सब्जेक्ट्स वापस आकर बिल्कुल पागलों की तरह एक दूसरे को ही मारने लगे। सब कुछ तबाह हो गया। नेक्स्ट सीन में हम एक बंदे को देखते हैं, मिस्टर चो, जो IPT लैब का एक मेंबर था और इतना सब कुछ होने के बाद भी उसे ये एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करना था। उसे स्पॉन्सर तो मिल चुका था मगर उसके पास कोई भी डेटा नहीं था। सब कुछ आग में जलकर राख हो गया। तो स्क्रैप से शुरू करने से बेहतर है वो रेडी डेटा को ही चुरा ले। इसी स्पॉन्सर से उसे पता चलता है नेक्सस लैब के बारे में, जहां जिया अपने कलीग्स के साथ मिलकर इसी सेम प्रोजेक्ट पर ही काम कर रही है। 100% ना सही मगर उन्हें 90% सक्सेस तो मिल ही चुका है। तो जो डिसाइड करता है वो इसी डेटा को हासिल करेगा। अगले सीन में हम पहुंच जाते हैं नेक्सस लैब में, जहां पर जिया काम करती है। पता चलता है उन लोगों ने सक्सेसफुली पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया है। सब्जेक्ट पार्टिकल्स टाइम ट्रैवल करने में तो कामयाब है, अभी सिर्फ उन्हें स्टेबलाइज करना ही बाकी है। हम डोडो से भी मिलते हैं जो अपने माँ के साथ हाइकिंग कर रहा था। अचानक से उसकी रस्सी टूट जाती है और वो काफी हाइट से नीचे गिर जाता है। उसे गिरते देख उसकी माँ भी जंप करती है मगर उन्हें कुछ भी नहीं होता। असल में ये कंप्यूटर प्रोग्राम था जो जिया अपने बेटे का हौसला बढ़ाने के लिए खेलती थी। डोडो को घर में ड्रॉप करके वो लैब में जा पहुंचती है। आज काउंसिल के साथ मीटिंग है, रिपोर्ट पेश करनी है। तो मीटिंग में उनके बातों से हमें पता चलता है उनकी एक्सपेरिमेंट काफी आगे बढ़ चुकी है। उन लोगों ने कई सारे एनिमल्स को सक्सेसफुली ट्रांसपोर्ट कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ 110 मिनट्स के लिए। ये जो लैब है यही असल में एक मशीनरी है। बिल्डिंग का टॉप पार्ट एक वर्म होल की तरह काम करता है और सब्जेक्ट्स को पैरेलल यूनिवर्स में भेज देता है। मगर अभी प्रॉब्लम यही है कि ये देखा गया है कि ट्रांसपोर्टेड सब्जेक्ट्स की सेल ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं रह पा रही। उनके ब्लड सेल्स डिसओरिएंटेड होते जा रहे हैं और अजीब से सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए किसी भी इंसान पर यह टेस्ट करने से पहले उन्हें और भी समय चाहिए। काउंसिल से उन्हें 2 महीने का वक्त मिलता है और हम एक चीज नोटिस कर पाते हैं कि इस प्रोजेक्ट का हेड मिस्टर चेयरमैन होने के बावजूद सभी लोग जिया को कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस प्रोजेक्ट का मैक्सिमम क्रेडिट उसका ही है। मीटिंग खत्म होने के बाद जब वो घर लौट रही थी उसके साथ एक हादसा होता है। एक आदमी उसके गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है। पता नहीं ये कौन था, जिया उसे नहीं पहचानती थी मगर लगता है ये आदमी उसके बारे में सब कुछ जानता है। वो बार बार जिया को ये एक्सपेरिमेंट रोकने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था और अचानक से ही उस आदमी का सर फट जाता है, जस्ट लाइक उसके माथे के अंदर कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है। वो आदमी तो मर चुका था लेकिन उसके बारे में पुलिस को कुछ भी पता नहीं चल पाया। उस हादसे के बाद देखते देखते 1 महीना बीत जाता है। काम अभी भी चल रहा है। उन लोगों ने काफी हद तक प्रोग्रेस कर पाए हैं मगर एक दिन जिया को अपने कलीग डोंग से पता चलता है कि ट्रांसपोर्टेड सब्जेक्ट्स की ब्रेन सेल्स में बदलाव नजर आ रहे हैं। भले ही इन सेल्स की परसेंटेज काफी कम है, ओनली 0.3%, मगर फिर भी उन्हें इग्नोर नहीं करना।
जिया अपने सेक्रेटरी डेक्स को रिपोर्ट बनाने के लिए कहती है और हम देख पाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे वो लोग जिस चिंपैंजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसका ट्रांसपोर्टेड वर्जन काफी अग्रेसिवली बिहेव कर रहा है। जिया चेयरमैन के साथ इस प्रोजेक्ट को लेकर पर्सनली बात करती है। वो दोनों पिछले 8 साल से एक साथ काम कर रहे थे, एक दूसरे के बारे में काफी कुछ जानते हैं, तो मिस्टर चेयरमैन उसे अपने बेटे के साथ ज्यादा वक्त बिताने की सलाह देते हैं। बेचारा डोडो, वो तो बेचारा पूरा दिन नैनी के साथ ही बोर हो जाता है। पिता से तो वो दूर है ही, अभी माँ भी इतनी बिजी रहेगी तो कैसे चलेगा। चेयरमैन डोडो के लिए एक रिस्ट वॉच भी गिफ्ट करता है जो डोडो का फेवरेट था। एट द सेम टाइम सबके नजरों से बहुत दूर इसी नेक्सस लैब में कुछ लोग दिखाई देते हैं हमें, जो मेंटेनेंस के नाम पे इस बिल्डिंग के अंदर आके बेसमेंट के चारों तरफ कुछ डिवाइसेस लगा के भाग जाते हैं। उसी दिन जिया जब अकेली काम कर रही थी उसे अपने बेटे का कॉल मिलता है। माँ बेटे एक दूसरे से बात कर ही रहे थे, ठीक उसी वक्त अचानक से डोडो का फोन नीचे गिर जाता है और जिया को सिर्फ उसकी चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो उसी वक्त घर की तरफ भागती है, मगर रास्ते में उसे उसके गाड़ी के साथ ही कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं और इन लोगों को चो ने भेजा था। मतलब उसने अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। चो के पास डोडो था और जिया को वो एक ऑफर देता है। सिंपल सी बात है, अगर उसे डोडो चाहिए तो डोडो के बदले में चो को रिसर्च डेटा चाहिए था। जिया उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है कि ये इतना इजी नहीं है। डेटा सेंटर के अंदर जाने के लिए उसे अपने साथ साथ चेयरमैन और डोंग के आई स्कैन चाहिए, उनके बिना वो अकेली दरवाजा ही खोल नहीं सकती। लेकिन चो इसके जवाब में डोडो के नेक पर एक बॉम्ब इंजेक्ट कर देता है। अभी जिया के पास सिर्फ 1 घंटे का वक्त है, अगर उसे इस समय के अंदर डेटा नहीं मिला तो ये बॉम्ब फट जाएगा। जिया फिर से लैब में वापस जाती है। वो डोंग को कॉल करके मिलने के लिए भी बुलाती है, मगर वो खुद जब वहां पर जा पहुंचती है वो देखती है किसी ने ऑलरेडी डोंग का खून कर दिया है और तो और उसका आईबॉल भी निकाल कर रख दिया है। ऑफ कोर्स ये काम चो का ही था। चो जिया को कॉल करके वक्त का याद दिलाता है और चेयरमैन को मारने का थ्रेट भी देता है, तो जिया बहुत ज्यादा डर जाती है और हड़बड़ी में वो डोंग की लाश को छू भी लेती है और वापस जाते वक्त उसे बहुत सारे लोग देख भी लेते हैं। वो चेयरमैन के पास पहुंचकर उन्हें किसी तरह से आई स्कैनिंग के लिए कन्विंस कर लेती है और दरवाजा खोलकर डेटा कॉपी शुरू भी कर देती है, मगर इसी बीच एक लड़की को डोंग की लाश मिल जाती है। पुलिस आते ही इन्वेस्टिगेशन से उन्हें पता चल जाता है डोंग के कपड़ों पर जिया की फिंगरप्रिंट्स है और उसे ही यहाँ पर लास्ट देखा गया था, तो सबके नजरों में वो बन जाती है सस्पेक्ट। पूरे बिल्डिंग में रेड अलर्ट जारी किया जाता है, जिससे डेक्स और चेयरमैन को भी पता चल जाता है कि जिया ने डोंग का खून कर दिया है। चेयरमैन तो बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे और डेक्स वो पहुंच जाता है डेटा सेंटर में, क्योंकि उसे सिग्नल मिल रहा था कोई डेटा चोरी करने की कोशिश कर रहा है। वो जाता है डेटा सेंटर में और उसे वहां पर दिखती है जिया। उसे डेटा चोरी करते हुए देखकर डेक्स को लगता है शायद ये लड़की पागल हो चुकी है। वो जिया को रोकने की बहुत कोशिश करता है, मगर जिया फाइनली उसे भी कन्विंस कर लेती है उसकी मदद करने के लिए। तो पुलिस जब जा पहुंचती है सेंटर में, उन्हें वहां पर सिर्फ डेक्स मिलता है, जो पुलिस को इन्फॉर्म करता है डेटा मॉड्यूल तो मिसिंग है, आपको आने में देर हो गई। और तब तक जिया एयरडॉक के अंदर से पहुंच चुकी थी एलिवेटर के पास। हमें पता चलता है यहाँ पर अंदर के कुछ लोग भी चो का साथ दे रहे थे। वो लोग इतने दिनों से जिया पर नजर रख रहे थे, चो के कहने पर ही उन लोगों ने लैब के अंदर बॉम्ब्स लगाए थे और अभी जिया को बाहर निकलने में भी वो लोग ही मदद कर रहे थे। जिया जब एलिवेटर से निकलने जाती है तो उसे बाहर कुछ पुलिस ऑफिसर्स दिखाई देते हैं जो उसी के लिए वेट कर रहे थे, तो वो कुछ केमिकल से एक्सप्लोसिव बनाती है और उन्हें चकमा देकर बिल्डिंग के रूफ टॉप पर जाके पहुंचती है। लाइफ रिस्क लेकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो एक मशीन के अंदर जा गिरती है और उसके हाथ से वो मॉड्यूल भी गिर जाता है। ये मशीन असल में एक वेस्टेज डिस्ट्रॉयर था। अगर इसके अंदर वो मॉड्यूल एक बार चला गया तो जिया कुछ नहीं कर पाएगी, तो वो अपने जान की बाजी लगाकर उस मॉड्यूल को कलेक्ट करती है और किसी तरह से वहां से निकलकर पहुंच जाती है चो के पास अपने बेटे को वापस लाने। चो उस मॉड्यूल को ले तो लेता है, मगर बदले में नेक्सस लैब में ब्लास्ट कर देता है और डोडो को शूट भी कर देता है। मतलब जिया ने इतना सब कुछ जिसके लिए किया वो मर चुका था। अभी चो उसे अपने प्लान का नेक्स्ट स्टेप बताता है। अगर जिया को अपना बेटा वापस चाहिए तो उसे अपने रिसर्च को यूज करके टाइम ट्रैवल करना होगा। अगर ये डेटा काम कर गया, गुड फॉर हर, उसे डोडो मिल जाएगा और चो को भी पता चल जाएगा ये रिसर्च कितना फ्रूटफुल है। तो जिया वैसा ही करती है, वो उस गाड़ी का एक्सीडेंट कर देती है। सभी लोग मर जाते हैं सिवाय जिया के और वो उस मॉड्यूल को लेकर पहुंच जाती है लैब में।
तब लैब के अंदर हर जगह आग जल रही थी, सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे। उसे ट्रांसपोर्टर के पास डेस्क मिल जाता है जो लास्ट कुछ डेटा बचाने की कोशिश कर रहा था। जिया को देखकर वो समझ नहीं पा रहा था ये लड़की वापस क्यों आई, और उसे कुछ एक्सप्लेन किए बिना ही जिया खुद ट्रांसपोर्टर के अंदर चली जाती है। डेक्स उसे बार बार वार्न करता है कि ये सिस्टम अभी भी ह्यूमन ट्रांसपोर्ट के लिए रेडी नहीं है, लेकिन जिया कुछ भी नहीं सुनती। वो सिस्टम के अंदर जाके बटन प्रेस कर देती है और उसका सफर शुरू होता है। हम देख पाते हैं कैसे पैसेज के अंदर से वो वर्म होल तक जा पहुंचती है और एक ऐसा वक्त आता है जब उसका शरीर पार्टिकुलेट होने लगता है और धीरे धीरे वो जा पहुंचती है पास्ट में। मतलब ये एक्सपेरिमेंट 100% एक्यूरेट है। अभी से हम इस वाले जिया को जिया 2 बुलाएंगे। वो पहुंच चुकी थी 110 मिनट पहले और अभी तक लैब में सब कुछ ठीक था। जब ट्रांसपोर्टर के अंदर धीरे धीरे उसका शरीर एसिमिलेट होने लगता है तो डेक्स तो उसे देखकर बिल्कुल चौंक जाता है। उसे लगता है उसने सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए अपने ऊपर ही ये टेस्ट किया है, लेकिन जिया 2 उसे समझाती है कि ऐसा नहीं है, डोडो मर चुका है, इसीलिए उसे मजबूरन टाइम ट्रैवल करना पड़ रहा है। इस बार जिया 2 पहले से ही सब कुछ जानती थी, इसीलिए बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से वो काम कर पा रही थी और वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी दिखाई दे रही थी। सबसे पहले वो डोंग को कॉल करके लैब से बाहर आने के लिए कहती है जिससे उसका खून ना हो पाए, मगर वो निकलने में लेट कर देता है और एक आदमी उसे मार डालता है। इस बार जिया 2 उस खूनी को देख पाती है और जब उसकी ही पास्ट सेल्फ डोंग के पास जाके पहुंचती है तो जिया 2 उसे बेहोश कर देती है और डोंग की लाश को एक क्लोसेट के अंदर छुपा देती है, जिससे पहले की तरह इतना जल्दी उसकी लाश रिवील ना हो पाए, और जिया को भेज देती है डेक्स के पास जो उसको छुपा कर रख देगा। इसके बाद जिया 2 डेटा मॉड्यूल कलेक्ट करती है और डेक्स के मदद से उस पर जो बंदा स्पाइंग कर रहा था उसे मार के उसी की बंदूक लेकर भाग जाती है। चो के पास पहुंचकर इस बार वो पहले की तरह गलती नहीं करती। वो डेटा मॉड्यूल को गन पॉइंट पे लेकर डोडो को छोड़ने की डिमांड करती है, जो मान भी लेता है। उसके शरीर से बॉम्ब निकालने के बदले में जिया 2 डेटा मॉड्यूल को वहां पर छोड़कर डोडो को लेकर भागने लगती है, मगर चेक करने पर चो को पता चल जाता है ये मॉड्यूल तो एम्प्टी है, तो चो उसका पीछा करने लगता है और फिर से एक चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है। लेकिन जिया 2 के हजारों कोशिशों के बावजूद इस बार भी चो डोडो को मारने में कामयाब हो जाता है, तो जिया 2 को फिर से एक बार टाइम ट्रैवल करना पड़ता है और जिया 2 बन जाती है जिया 3। इस टाइम वो खुद डेक्स को इन्फॉर्म करती है बॉम्ब के बारे में, जिससे सही समय के अंदर उन्हें डिफ्यूज किया जाए। लेकिन इतनी बार वर्म होल से गुजरने की वजह से हम उसके अंदर कुछ बदलाव देख पाते हैं। वो फिजिकली वीक हो चुकी थी, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस और विल पावर पहले से भी काफी ज्यादा बढ़ चुका था। वो बहुत ज्यादा वायलेंटली बिहेव करने लगी थी। असल में वो एक रूथलेस विलेन बन चुकी थी। वो जिया 2 को कॉल करती है और उसका लोकेशन पता करके वहां पर पहुंचकर डायरेक्टली चो के गाड़ी को हिट करती है, जिससे जिया 2 को कुछ वक्त मिल जाता है जिसमें वो डोडो को लेकर एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में जाकर छुप जाती है। लेकिन चो उनका पीछा तब भी कर रहा था। जिया 2 समझ नहीं पा रही थी ये आदमी बार बार उन्हें ढूंढ कैसे पा रहा है। तब उसे पता चलता है असल में आज सुबह ही चेयरमैन ने उसे डोडो के लिए जो रिस्ट वॉच गिफ्ट किया था वो एक ट्रैकिंग डिवाइस है। तो जिया 2 एक प्लान बनाती है। वो उसी के जाल में उसे ट्रैप कर लेती है और उसे सीलिंग से उल्टा लटका देती है। जो अपने आप को फ्री करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था वो किसी तरह से एक चाकू से रस्सी काट कर भाग तो निकलता है, मगर हम देखते हैं उसके कान से एक डिवाइस निकल कर गिर जाता है। उधर जिया 2 डोडो के साथ एक क्लोजेट के अंदर जाकर छुप गई थी, मगर जो उन्हें ढूंढ लेता है। डोडो तो भाग जाता है लेकिन वो जिया 2 को मारने लगता है। ठीक उसी वक्त वहां पर पहुंच जाती है जिया 3 और वो जिया 2 को डोडो का ख्याल रखने के लिए कहकर खुद जाती है चो का सामना करने, जो तब तक लैब में पहुंच चुका था जिया को ढूंढने, क्योंकि उसे लगा था जिया 3 को तो उसके गुंडे ही संभाल लेंगे। मगर एक धमाकेदार फाइट सीन के बाद जिया 3 भी चो के पीछे पीछे लैब में पहुंच जाती है, क्योंकि उसे ऑलरेडी पता चल चुका है इस सब के पीछे चेयरमैन का हाथ है। इसी बीच डोडो बीमार फील करने लगा था, तो उसे हॉस्पिटलाइज करने के बाद जिया 2 डेक्स को कॉल करके चेयरमैन के कॉन्स्पिरेसी के बारे में इन्फॉर्म करती है। मतलब अभी सभी को सब कुछ पता है। तो डेक्स जाता है चेयरमैन को कन्फ्रंट करने। वहां पर जिया भी थी, तो उन्हें और हमें दोनों को ही पता चलता है जो मिस्टर चेयरमैन है उसने आउट ऑफ जेलसी ये सब कुछ किया है। ये प्रोजेक्ट उसका आइडिया था, बेसलाइन उन्होंने ही बनाया था। पता नहीं कितने सालों से वो इस प्रोजेक्ट को लेकर मेहनत कर रहे थे। इसके वजह से उसकी पर्सनल लाइफ भी बर्बाद हो चुकी थी, मगर इतना सब कुछ करने के बाद उन्हें क्या मिला?
मॉडिफिकेशन के नाम पे सारा क्रेडिट तो जिया को मिल रहा था, इवन बेस्ट साइंटिस्ट का अवार्ड भी। तो जो ने जब उसे कांटेक्ट किया तो डेटा के बदले में उसने इस लैब का विनाश मांग लिया और साथ में जिया की जान भी। जो उसका है अगर उसे ना मिले तो वो और किसी का होने क्यों देगा। चेयरमैन की असलियत जानकर तो सभी चौंक गए थे। वो डेक्स को शूट कर देता है और जिया को भी मारने ही वाला था, लेकिन उसी वक्त वहां पर जो पहुंच जाता है और वो चेयरमैन को ही गोली मार देता है। उसकी जरूरत खत्म हो चुकी थी, बाकी का काम तो जिया से ही हो जाएगा। वो उसे फिर से एक बार पास्ट में ट्रैवल करने के लिए फोर्स करता है, मगर उसी वक्त वहां पर जिया 3 आकर चो पर हमला कर देती है। दोनों में फाइट होता है और फाइनली जिया 3 चो पर चाकू से स्टैब कर देती है। असली जिया अपनी फ्यूचर सेल्फ की ऐसी रूप देखकर वो तो बिल्कुल डर जाती है। वो खुद कभी भी किसी को भी मारने के बारे में सोच भी नहीं सकती और जिया 3 उसे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ऐसा लग रहा था उसके अंदर कोई इमोशन ही नहीं बचा। जो की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा था, मगर अभी भी ये जानना बाकी था कि वो इतना सब कुछ क्यों कर रहा था। वो बताता है आज से ऑलमोस्ट 1 साल पहले उसकी बीवी और बच्चे की मौत हो चुकी थी एक प्लेन क्रैश की वजह से। जो इतना ज्यादा दुखी था कि उन्हें वो एक बार लास्ट टाइम के लिए देख भी नहीं पाया। तो इस इंसिडेंट को रोकने के लिए उसे पास्ट में जाना था। जब उसे आईपीटी लैब के बारे में पता चला, उसने वहां पर उस एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट किया। उन लोगों ने ही उसके अंदर एक डिवाइस डाल दिया जो उसके दिमाग की तरह सब कुछ रिकॉर्ड करने वाला था। ये वही डिवाइस था जो उस बिल्डिंग में उसके माथे से अलग होकर गिर गया था। वहां पर एक्सपेरिमेंट के दौरान लोगों की मेंटल कंडीशन वायलेंट होने लगी और आखिरकार सभी आपस में ही लड़कर मर गए। वो किसी तरह से वहां से भाग तो निकला, लेकिन उसका काम अभी भी अधूरा था। इसीलिए उसने नेक्सस लैब को टारगेट किया, जो बार बार जिया को वार्न करता है कि उसे ये एक्सपेरिमेंट बंद कर देना चाहिए, नहीं तो जिया 3 की तरह रूथलेस विलेंस पैदा होंगे और एक दूसरे को ही मार डालेंगे। फिल्म के स्टार्टिंग में जिया को और एक बंदे ने भी यही कहा था। हो सकता है वो भी उसी लैब का सब्जेक्ट था और उसका ब्रेन सेल्स अनस्टेबल हो जाने की वजह से ही उसकी मौत हो गई। जो की बात खत्म होने के साथ साथ जिया 3 उसे शूट कर देती है और अभी वो जिया को भी मारने वाली है, क्योंकि इस दुनिया में एक ही जिया रह सकती है। लेकिन उसी वक्त वहां पर पहुंच जाती है जिया 2, जो उसे ही शूट कर देती है, क्योंकि वो उसकी तरह पागल नहीं थी। उसका दिमाग अभी भी काम कर रहा था और उसे पता है टाइम ट्रैवल करने की वजह से उसका शरीर कमजोर हो चुका है। सारे ब्लड सेल्स डिसओरिएंटेड होते जा रहे हैं। उसने एक बार ही टाइम ट्रैवल किया है, तो इसलिए उसका ब्रेन सेल्स अभी भी उतना अफेक्टेड नहीं हुआ। लेकिन जिया 3 वो तो बिल्कुल पागल हो चुकी थी। वैसे भी वो लोग ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। उनके साथ भी शायद वही होने वाला है जो उस आदमी के साथ हुआ था। उसे ये सब कुछ उस डिवाइस से पता चला है जो चो के माथे से गिर गया था। उसे डोडो ने उठा लिया था और जिया 2 ने जब उस डिवाइस को प्ले किया तो उसे सारा राज पता चल गया। वो असली जिया को डोडो के पास भेज देती है और वो खुद फिर से एक बार ट्रांसपोर्टर के अंदर चली जाती है, क्योंकि उसके लिए जाने की और कोई जगह ही नहीं थी। लेकिन चो ने मरने से पहले ट्रिगर ऑन कर दिया था, तो धीरे धीरे पूरे लैब में ब्लास्ट होने लगे। जिया 2 पैसेज के अंदर से वर्म होल तक पहुंच जाती है। उसका शरीर भी फिर से एक बार पार्टिकुलेट करने लगता है, लेकिन जैसे ही बिल्डिंग का टॉप फ्लोर आग के चपेट में आ जाता है, वैसे ही उस आग में जिया 2 भी जलकर राख हो जाती है और उसका एक्सिस्टेंस खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं। वो डोडो के पास जाकर उसे संभाल लेती है और हम डेक्स को भी देख पाते हैं। उसे गोली लगी थी मगर वो जिंदा था। नेक्सस लैब खत्म हो चुका था। कई सारे लोग जख्मी थे, मगर इस लैब के साथ साथ ये डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट भी खत्म हो चुकी थी। अंत भला तो सब भला, सिर्फ डोंग ही बेकार में मर गया। 1 साल बाद हम फिर से जिया को देख पाते हैं। वो अभी अनएम्प्लॉयड है लेकिन खुश है। अपने बेटी के साथ उसने एक नया जीवन शुरू किया है। तो दोस्तों, ये फिल्म यहाँ पर ही एंड हो जाती है। मुझे पता है सुनने में शायद ये फिल्म बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रही है, बट ट्रस्ट में उतना है नहीं। देखने में बहुत इंटरेस्टिंग है, एक्शन सीन्स भी बहुत ही बेहतरीन है। ओवरऑल पर्सनली मुझे ये फिल्म काफी अच्छी लगी। आई वुड हाईली रिकमेंड दिस। सो गाइस, फिलहाल के लिए इतना ही। मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टाटा।